Hi students, I hope you guys are preparing well for your examination. Wish you all the best in advance. और आज मैं क्लास 12th आईएससी के लिए एफआईबी के वीडियोस लेके आई हूँ। आपकी बुक टोटल इंग्लिश में जितने एफआईबीज दिए गए हैं उसको मैं आज कवर करूँगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी क्लास 10th आईसीएसई की। उसमें मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, वो ये कि मोहित शर्मा और अनुराग ठाकुर के कहने पर मैंने वो वीडियोस बनाई थी, जबकि ये दोनों बच्चे क्लास 10th में हैं ही नहीं, 12th आईएससी में है। एक्चुअली इन दोनों ने मुझे वहाँ पे क्लास 10th की वीडियो में जाके कमेंट किया था, तो आई थॉट कि दोनों बिलोंग करते हैं 10th से। बट मैंने अभी जो कमेंट्स देखे हैं, लेटेस्ट कमेंट्स, उसमें अनुराग ने भी बोला कि मैम मैं 12th में हूँ, और मोहित का भी मुझे एक मैसेज मिला कि मैम मेक रेगुलर वीडियोस फॉर आईएससी। देन आई रियलाइज, ओ माय गॉड, दीज बोथ द बॉयज बिलोंग टू क्लास 12th आईएससी। सो लेट इट बी। लेट मी टेल यू गाइज कि मैंने क्लास 12th आईएससी वीडियोस बहुत सारी बना रखी है। बहुत ही अच्छा कंटेंट पहले से ही अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। हाँ, एफआईबी की वीडियोस कम थी, तो मैंने ये सोचा कि एफआईबी में बच्चों की हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि 5 नंबर का आता है और बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें मिस्टेक करते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं बच्चों को कि क्लास 12th आईएससी के लिए काफ़ी सारे प्रपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। 12th आईएससी का कंटेंट मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा है, राइट। आप प्लेलिस्ट डायरेक्टली विजिट कर सकते हो। 12th आईएससी वीडियोस करके मैंने कल ही अपडेट करी है प्लेलिस्ट, वो आप विजिट कर लीजिएगा। सारे प्रपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स और यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने टोटल इंग्लिश से काफ़ी कुछ कवर किया है उसमें से। और एक अलग से भी ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्सरसाइज अपलोड करी थी, वो भी किसी बच्चे का सजेशन था, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन उससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिलहाल लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। क्लास 12th आईएससी में एफआईबी 5 मार्क्स का आता है। 10 फिलर्स होते हैं, उसके ब्रैकेट में वर्ड्स दिए होते हैं, उसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आपको फिल करना होता है। वैसे तो एफआईबी में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको पहले से कुछ टॉपिक्स की नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, जैसे टेंसेज है, कंडीशनल सेंटेंसेज हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर नहीं भी आते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ ट्रिक्स होती है। मैं आपको ट्रिक्स तब बताऊंगी जब एक एक्सरसाइज कवर करवा लूँगी। तो मैं स्पेसिमेन पेपर 15 को पहले सॉल्व करवाने जा रही हूँ। सॉल्व कराने के बाद मैं आपको समझाऊंगी कि क्या पॉसिबल ट्रिक्स हो सकती है। लास्ट मोमेंट पे आप क्या दिमाग में रखोगे कि इन पर्टिकुलर ट्रिक्स के ज़रिए आप अच्छा स्कोर कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर एफआईबी ऑफ स्पेसिमेन पेपर 15। The students dashed to the teacher, who dashed a line on the blackboard and asked the students, how can you dash this line smaller? तो इतनी बड़ी लाइन में हमको एक फॉर्म ऑफ वर्ब मिली जो पहले से लिखी हुई है, वो है आस्ड। कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म। तो बच्चों 80% जो पैसेजेस आपको दिए जाएंगे वो पास्ट के ही दिए जाएंगे। किसी कहानी का एक्सट्रैक्ट होगा या कोई पास्ट का एक्सट्रैक्ट होगा, राइट। तो कुल मिला के पास्ट की ही पॉसिबल फॉर्म्स आती हैं। आपको पता है पास्ट की फॉर्म्स, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या फिर पास्ट का कोई मॉडल आ सकता है। मैंने ये टेंसेस के नाम ले लिए, बच्चे घबरा ना जाएं। बेटा सेकेंड फॉर्म आ सकती है, वॉज वर आईएनजी आ सकता है, ओके, या कोई पास्ट का मॉडल हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब आपको ये समझना होता है कि वर आईएनजी फॉर्म और सेकेंड फॉर्म कब लेते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। जब कोई पास्ट का एक्शन हो गया, इट टुक प्लेस ओनली, कोई काम हो गया पास्ट में, ओके, स्पेशली वहाँ पे यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट डे, इस तरीके से आ रहा हो, तो वहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कोई काम पास्ट में प्रोग्रेसिव था, यानी इन प्रोग्रेस था, चल रहा था, तो वहाँ पे आप वॉज वर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हो। वॉज सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब प्लूरल के साथ आता है। तो फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर को सुन रहे थे या स्टूडेंट्स ने टीचर को सुना, तो ये काम ऑब्वियसली आपका दिमाग बता रहा होगा कि प्रोग्रेसिव है, सुन रहे थे, राइट। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग आपका आंसर होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे वॉज लिसनिंग ना लगा दें, स्टूडेंट्स हैं, बहुत ध्यान से आपको देखना है। प्लूरल आ रहा है तो वर लीजिए, सिंगुलर आ रहा है तो वॉज लीजिए, राइट। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग। अब मैंने बहुत सारी नोटबुक्स चेक करी हैं, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है बच्चे सीधे लिसनिंग लिख देते हैं। बेटा वर्ब की फॉर्म आपको फिल करने को कही जा रही है, लेकिन बहुत सारी वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आती हैं, ठीक है। इज एम आर आई एन जी आ गया, वॉज वर आई एन जी आ गया, या विल लर्न आ गया, या विल लिसन आ गया, अंडरस्टैंडिंग। तो ये ध्यान रखिए कि कौन सा सेंस आ रहा है, तभी मैंने बोला कि टेंस पे कमांड होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे आंसर होगा द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू देयर टीचर।
जिन्होंने क्या करा, एक लाइन खींची या लाइन खींच रही थी। क्या सेंस आ रहा है? प्रोग्रेसिव तो नहीं हो सकता एक्शन। लाइन खींचने का काम बहुत लंबा थोड़ी ना होता है जो प्रोग्रेस में रहेगा, राइट। उन्हें लाइन खींच दी होगी, फौरन काम हो गया, तो यानी सेकंड फॉर्म आता है। बस यही एक्शन, जो एक्शन हो गया, तुरंत हो गया पास्ट में, उसके लिए हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। जो प्रोग्रेस में रहते हैं पास्ट में, उनके लिए हम यूज़ करते हैं वॉज वर आईएनजी, राइट। तो यहाँ पे ड्रॉ का सेकंड फॉर्म होता है ड्रीव, तो आंसर हो जाएगा ड्रीव, जिन्होंने एक लाइन खींची, ओके, और स्टूडेंट से पूछा। आगे दिया गया हाउ कैन यू, तो कैन आ रहा है तो बहुत अच्छी पहचान है भाई। जितने भी मॉडल्स होते हैं अगर वो प्रेजेंट टेंस में है, कैन हो गया, मे हो गया, विल हो गया, ये सब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, राइट। कैन मेक, कैन गो, विल गो, राइट। तो हाउ कैन यू मेक, मेक का मेक आ जाएगा। अब यहाँ मेड मत कर देना, बहुत ध्यान से। हाउ कैन यू मेक दिस लाइन स्मॉलर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग। बहुत से बच्चों ने सोचा इट वॉज रेफर कर रहा है कि पास्ट की बात हो रही है, कि बहुत सिंपल थिंग थी, वॉज, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, थिंक का भी पास्ट आपको लेना पड़ेगा। बहुत से बच्चों ने सोचा, थॉट। अब यहाँ पे भी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव नहीं है कि बहुत से बच्चे सोच रहे थे, नो नो, राइट। सोचा यानी काम हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थॉट इट वॉज अ वेरी सिंपल थिंग। दे सेड, उन्होंने कहा। अब बच्चे जवाब दे रहे हैं, टीचर ने पूछा था हाउ कैन यू डू दिस, तो वो यही तो कहेंगे वी कैन डू दिस बाय दिस, राइट। तो कैन का यूज करेंगे आप, वी कैन इरेज, राइट, वी कैन इरेज अ पार्ट ऑफ द लाइन एंड मेक इट स्मॉलर। अब दोबारा कैन नहीं आएगा, कैन आपने एक बार यूज कर दिया है, कैन इरेज, तो वो कैन मेक के लिए भी सुटेबल है, सही है, राइट। तो वी कैन इरेज अ पार्ट ऑफ द लाइन एंड मेक इट स्मॉलर। देयर वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी जिसने कहा। अब जिसने कहा, आपको समझ आ रहा है कि जब उसने कहा तो ऑब्वियसली वो प्रेजेंट में कहा ना, तो वो क्या कह रही होगी, आई कैन मेक दिस लाइन स्मॉलर। टीचर ने पूछा था हाउ कैन यू डू दिस, बच्चों ने भी बोला वी कैन इरेज, एक बच्ची अलग से बोल रही है आई कैन मेक। तो आप देख रहे हो वर्ब की फॉर्म तो आप ले रहे हो, लेकिन साथ किसका ले रहे हो, एक हेल्पिंग वर्ब का। और यहाँ वो हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक मॉडल है, कैन है। आई कैन मेक दिस लाइन स्मॉलर। शी स्टूड अप फ्रॉम हर प्लेस, She stood up from her place, dashed to the board and drew a line much bigger. अब आप देख रहे हो कितना आसान है। stood up सेकेंड फॉर्म, आगे लिखा है drew सेकेंड फॉर्म, तो भाई 8 नंबर पे भी क्या आनी चाहिए, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए। stood up खड़ी हुई, फिर कहाँ गई, बोर्ड के पास गई, तो गई के लिए सेकेंड फॉर्म, go का सेकेंड फॉर्म went, राइट। went to the board and drew a line much bigger than the line, यानी उसने एक लाइन खींची, किससे बड़ी लाइन खींची, देन द लाइन। देन मतलब यहाँ क्या, से, किससे, जो टीचर ने लाइन खींची थी उससे बड़ी लाइन खींची। टीचर ने लाइन खींची थी, खींची हुई लाइन, टीचर की खींची हुई लाइन, तो खींची हुई के लिए क्या यूज करोगे, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन। द लाइन ड्रॉन बाय द टीचर, खींची हुई लाइन, ड्रॉन लाइन। खींचा हुआ फोटो, क्लिक्ड फोटो। किया हुआ काम, डन वर्क। तो आपको ये तो पता होगा ना, जब कोई काम किया हुआ, ओके, तो उसके लिए आप थर्ड फॉर्म यूज करते हो। तो बस यहाँ पे ड्रॉ का थर्ड फॉर्म ले लिया आप, लाइन ड्रॉन बाय द टीचर। लास्ट लाइन है दस शी मेड द अदर लाइन, आएगा यहाँ पे आंसर लुक स्मॉलर देन हर ओन लाइन। यहाँ पे देखिए जो मेड यूज हुआ है, वो मेड एक पॉजिटिव वर्ब होती है। उसने मेरे से काम कराया, शी मेड मी वर्क। उसने मेरे से बर्तन धुलवाए, शी मेड मी डू द डिशेस। तो मेड के साथ डू आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो मेड हो चाहे इसका प्रेजेंट टेंस हो, वो मुझसे काम करवाती है। तो शी मेक्स मी डू वर्क, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे जो मेड है ना, वो पॉजिटिव वर्ब है। जब हम किसी से काम कराते हैं तो वहाँ पे आप मेक के साथ या मेड के साथ या इज मेकिंग के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि दस शी मेड द अदर लाइन, उसने दूसरी लाइन को छोटा दिखने दिया, राइट। तो शी मेड द अदर लाइन लुक स्मॉलर देन हर ओन लाइन। अब आप सारे आंसर्स को एक साथ देखोगे हमने क्या क्या फिल किया है। वो आंसर्स इस तरीके से हैं, वर लिसनिंग, ड्रू, मेक, थॉट। अब आप यहाँ पे कायदे से देखोगे तो आपको वर्ब की कुछ गिनी चुनी फॉर्म्स ही मिल रही हैं। पहले में आपने फिल किया है वॉज, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, सेकंड फॉर्म आ सकता है, सीधे फर्स्ट फॉर्म आ सकता है। अगर पहले से कोई मॉडल दिया हो, विल, कैन, तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट फॉर्म लोगे, राइट। जैसे हमने थॉट यूज़ किया, थॉट क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। सेकंड फॉर्म कब यूज़ करते हैं, जब आप लाइन में देख रहे हो कि पास्ट की बात हो रही है, दो फॉर्म्स बाकायदा सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो उस लाइन में थर्ड चीज़ भी कैसी आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। इसके बाद कैन है, यानी किसी मॉडल के साथ हम कोई वर्ब ले सकते हैं। अगैन मेक आ गया, राइट, फिर कैन मेक आ गया, फिर वेंट सेकंड फॉर्म हो गई, ड्रॉन थर्ड फॉर्म, राइट,
लुक फर्स्ट फॉर्म, तो आप क्या देख रहे हो, गिनी चुनी फॉर्म्स ही तो आ रही हैं, कुछ अलग से तो फॉर्म्स नहीं हो रही हैं। तो कुछ पॉसिबल फॉर्म्स ये हो सकती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जनरली जब आएगी जब आपके पास कोई मॉडल दिया हो, विल, कैन, मे, शुड, अंडरस्टैंडिंग। और इसके अलावा सेकेंड फॉर्म आती है। सेकेंड फॉर्म कब आती है? जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ, उसने देखा, उसने ऐसा किया, ओके, तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी। इसके बाद थर्ड फॉर्म कब आती है? थर्ड फॉर्म आती है जब आपको साफ साफ हैज़, हैव, हैड, विल हैव दिया हो। शी हैज़ और ब्रैकेट बना हुआ है, वहाँ पे आप थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। हैज़ थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म, हैड थर्ड फॉर्म, विल हैव थर्ड फॉर्म। यहाँ तक किसी मॉडल के साथ हैव लग के आए, अगर माइट हैव, शुड हैव, कुड हैव, ये सब के साथ आप क्या यूज़ करोगे बच्चा? थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे। और अगर पास्ट का कोई एक्शन प्रोग्रेसिव है, वो काम पास्ट में बाकायदा कुछ टाइम तक चला है, तो वहाँ पे आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी वॉज या वर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म लोगे। जैसे हमने यहाँ पे वर लिसनिंग लिया था, ओके। अगर वो काम प्रेजेंट में प्रोग्रेसिव था तो वहाँ पे आप इज, एम, आर के साथ वर्ब आईएनजी लोगे। इतना आपको पता होगा। वॉज हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा, वर प्लूरल के साथ आएगा, इज सिंगुलर के साथ आएगा, आर प्लूरल के साथ आएगा, और एम आई के साथ आता है। इसके अलावा वर्ब एसोरियस कब यूज़ करेंगे? गोस, प्लेज, ईट्स, एट्सेट्रा। ये तब यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, जब फैक्ट्स बेस्ड पैसेज आते हैं, किसी के बारे में डिस्क्राइब हो रहा है, तो तब हम यूज़ करते हैं वर्ब एसोरियस फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब एसोरियस फॉर्म आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करोगे और प्लूरल के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। ध्यान रखिए, मैं यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रही हूँ अकेले जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। अभी मैंने पीछे क्या बताया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है जब कैन, कुड, मे, माइट कोई भी मॉडल दिया हो, राइट। लेकिन मैं यहाँ कह रही हूँ डायरेक्टली, मतलब बिना कैन वैन के कब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आएगी जब हम कोई चीज़ डिस्क्राइब कर रहे हो या फिर प्रेजेंट का कोई सेंटेंस दिया हो। लेट्स स्विच टू स्पेसिमेन पेपर 14। Once there was a caliph who was very sick। आप देख सकते हो was आ रहा है, ये भी आपका past का extract दिया गया है। All the physicians of his country dash that the caliph dash only be cured by placing the shirt of a happy man। तो इतना तो आपको क्लियर ही हो गया कि भाई पास्ट की ही कोई फॉर्म आनी हो। पास्ट की फॉर्म आपने अभी भी सीखी है, या तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं या फिर वॉज वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। कोई काम हो गया, हुआ, सेकेंड फॉर्म, हो रहा था, प्रोग्रेसिव था, वर्ब आईएनजी। तो फिजिशियंस कंट्री के जो थे उन्होंने अग्री किया, वो अग्री कर रहे थे। तो अग्री करने का काम क्या होता है? अग्री किया, भाई डिस्कस किया, तुरंत अग्री हो गया। या अग्री करने का काम कोई प्रोग्रेसिव नहीं होगा, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म आएगा। ऑल द फिजिशियंस ऑफ हिज कंट्री अग्रीड। क्या अग्री किया? कि कैलिफ ओनली बी क्योर्ड, कैन ओनली बी क्योर्ड या कुड ओनली बी क्योर्ड। क्योंकि पहला पार्ट सेंटेंस का सेकेंड फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली अगले पार्ट यानी सेकेंड फिलर में भी कैन का पास्ट फॉर्म आना चाहिए। द कैलिफ कुड ओनली बी क्योर्ड बाई प्लेसिंग द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन अंडर हिज हेड। तो भाई फिजिशियंस ने ये बता दिया कि अगर किसी हैप्पी मैन की शर्ट इसके सर के नीचे रखी जाए तो उसकी हालत सही हो सकती है। तब आगे क्या हुआ? इसलिए मैसेंजर्स सेंड टू ऑल प्लेसेस। मैसेंजर्स ने सेंड किया या मैसेंजर्स को सेंड किया गया? क्या सेंस आ रहा है? आप खुद ही दिमाग से बताओ। तो यहाँ सेंस यही आ रहा है कि मैसेंजर्स को भेजा गया। आगे लिखा है टू ऑल प्लेसेस, तो ऑब्वियसली भेजा गया। अब आप मुझे बताइए, क्या मैसेंजर्स ने खुद काम किया है? भेजने का काम मैसेंजर्स ने किया है। मैसेंजर्स ने भेजा या मैसेंजर्स को भेजा गया? तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम मैसेंजर्स को भेजा गया। जब कोई काम खुद इंसान नहीं करता है, उस पर काम किया जाता है, तो वहीं पर आपको पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ वर्ब लेनी होती है। वो क्या होती है? वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज या वर के साथ थर्ड फॉर्म। वैसे थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? अभी पीछे बताया था मैंने, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। थर्ड फॉर्म कैसे किसके साथ आती है? हैज़ के साथ, हैव के साथ, विल हैव के साथ, माइट हैव, कुड हैव, शुड हैव, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन वर के साथ थर्ड फॉर्म, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, इज के साथ थर्ड फॉर्म, आर के साथ थर्ड फॉर्म जब आती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है, जब किसी सब्जेक्ट पर काम किया जाता है। मैसेंजर्स को भेजा गया था, तो भेजा गया था, मैसेंजर्स वर सेंट।
अगर होता सेंस प्रेजेंट का होता, मैसेंजर्स को भेजा गया है तो मैसेंजर्स आर सेंट हो जाता। तो भेजा गया दोनों में है, लेकिन पास्ट है तो हम क्या करेंगे, वर सेंट लगाएंगे। अगर प्रेजेंट होता तो आर सेंट लगाते आप। आई विश आपको ये क्लियर हो गया कि हम पैसिव वॉइस की फॉर्म ऑफ वर्ब कब यूज करते हैं। फिलहाल ये आंसर होगा सो मैसेंजर्स वर सेंट टू ऑल प्लेसेस। तो सब जगह भेजा गया मैसेंजर्स को। क्यों भेजा गया, हैप्पी मैन को ढूंढने के लिए, जाने के लिए, खाने के लिए। तो के लिए हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यस, यहाँ पे आंसर होगा टू फाइंड अ हैप्पी मैन। आगे लिखा है बट अ हैप्पी मैन वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। लेकिन एक हैप्पी मैन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। ऑल हैड देयर ओन टेल्स ऑफ वो एंड वरीज। सबकी अपनी अपनी दुख की कहानियां थी, ठीक है। एट लास्ट दे केम अपॉन का मतलब होता है मुलाकात होना। दे केम अपॉन अ शेफर्ड हु सीम्ड वेरी हैप्पी। तो सीम्ड और केम दोनों क्या है, सेकेंड फॉर्म। यानी आपको क्या समझ आया कि पास्ट का ही टेंस हमको लेना है। तो पास्ट टेंस के लिए या तो हम सेकेंड फॉर्म ही लेते हैं या फिर क्या ले सकते हैं, वॉज वर आईएनजी फॉर्म। ओके, तो लिखा है फॉर ही डैश लाफ एंड सिंगिंग। सिंगिंग आपको बता रहा आईएनजी फॉर्म आया है, तो आईएनजी फॉर्म आया है तो लाफ का भी आईएनजी फॉर्म आएगा और वॉज के साथ आएगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। फॉर ही वॉज लाफिंग एंड सिंगिंग एज ही वॉच्ड हिज फ्लॉक। यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज, कॉमा के बाद फॉर आता है तो उसका मतलब होता है बिकॉज, ठीक है। तो उनको एक शेफर्ड दिखा जो कि खुश लग रहा था क्योंकि वो हंस रहा था और गा रहा था अपने फ्लॉक को देखते हुए, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज लाफिंग आएगा। केवल लाफिंग मत लिख दीजिएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि पास्ट की ही फॉर्म आएगी, लाफ्ड हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वर्क है, वो हंस रहा था, गा रहा था। ओके, व्हेन क्वेश्चन, जब उससे पूछा गया, द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा ही कुड नॉट। मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, मॉडल्स चाहे पास्ट में हो चाहे प्रेजेंट में हो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, इनके साथ आंख बंद करके फर्स्ट फॉर्म लगाना होती है। यहाँ पे है कुड, कुड के साथ क्या आएगा, इमेजिन। कैन होता तो भी इमेजिन, विल होता, शुड होता, इमेजिन ही आएगा। फर्स्ट फॉर्म जो दी गई है वही आ जाती है एज इट इज। ही कुड नॉट इमेजिन एनीवन हैप्पियर देन ही। द कैलिफ्स मैसेंजर्स बेग्ड द शेफर्ड, बेग्ड, शेफर्ड से बेग किया, क्या करने के लिए, शर्ट देने के लिए, शर्ट देने के लिए। ओके, शर्ट देने के लिए उन्होंने बेग किया। देने के लिए कि अभी मैंने क्या बताई थी, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ढूंढने के लिए, टू फाइंड। यहाँ क्या सेंस आ रहा है, देने के लिए, तो टू गिव विल बी योर आंसर। बट द शेफर्ड टोल्ड देम ही डिड नॉट हैव वन। शेफर्ड ने कहा कि मेरे पास एक भी शर्ट नहीं है। व्हेन द कैलिफ हर्ड दिस, जब कैलिफ ने ये सुना, ही बिगैन, उसने शुरू किया, बिगैन शुरू किया, क्या, सोचना शुरू किया। बिगैन के बाद हमेशा टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है और बिगैन पैसेज में बहुत 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 बार आता है, राइट। इसको रट लीजिए, बिगैन टू थिंक, बिगैन टू गो, बिगैन टू सिंग, बिगैन टू वॉच, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आती है बिगैन के बाद। अंडरस्टैंडिंग? सो व्हेन ही बिगैन टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया अबाउट इट। फाइनली ही केम आउट ऑफ हिज रूम, यू कैन सी सेकेंड फॉर्म आ रहा है, एंड, तो सेकेंड फॉर्म आया तो आगे भी सेकेंड फॉर्म आएगा। गिव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गेव, एंड गेव अवे हिज सिल्क कुशन्स एंड प्रीशियस स्टोन्स। एंड एज द टेल गोज, एज द टेल गोज मतलब, और ऐसा माना जाता है फ्रॉम दैट टाइम, उस समय से, हेल्थ एंड हैप्पीनेस डैश टू द कैलिफ, यानी उसके कैलिफ के हेल्थ और हैप्पीनेस वापस आ गई। तो हेल्थ और हैप्पीनेस वापस आ गई। हेल्थ और हैप्पीनेस कोई इंसान तो नहीं है, उन्होंने तो कोई काम नहीं किया, उन पर काम किया गया। यही होता है पैसिव वॉइस। अभी भी बताया था मैंने आपको, पैसिव वॉइस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म या वर के साथ थर्ड फॉर्म, आर के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन फिलहाल पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या यूज़ करेंगे, या तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म या वर के साथ थर्ड फॉर्म। अब आप देख सकते हो कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस दो चीज़ें हैं, तो क्या हो गई, प्लूरल। तो आप क्या लिखोगे, वर रिस्टोर्ड टू द कैलिफ। तो आप वर क्यों लगा रहे हो, लगाना कंपल्सरी है क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस एंड हेल्थ खुद कुछ काम नहीं कर रही हैं, उनको रिस्टोर किया, यानी वो रिस्टोर हो गई। ओके, तो वर लगाना कंपल्सरी है, वर रिस्टोर्ड टू द कैलिफ। स्पेसिमेन पेपर 13, वंस देयर लिव्ड अ प्रीस्ट हु डैश वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क, ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। आप देख सकते हो लिव्ड सेकेंड फॉर्म है, तो ऑब्वियसली ये भी एक कहानी है पास्ट की, पूरा एक्सट्रैक्ट दिया गया है पास्ट का। तो बी के कुछ फॉर्म्स होते हैं, याद रखिएगा।
बी के फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन। लेकिन फिलहाल हमें क्या लेना है, पास्ट। तो आप मुझे बताइए इतने सारे फॉर्म्स में पास्ट कौन सी है, वॉज है या वर है। अब यहाँ पे प्रीस्ट एक इंसान है तो हु के साथ क्या आएगा, वॉज। हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मिल्क। आगे लिखा है ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर एंड अ मिल्क मेड फ्रॉम द अदर बैंक यूज टू ब्रिंग मिल्क फॉर हिम। वो बैंक के एक किनारे रहता था और एक मिल्क मेड उसके लिए मिल्क लाया करती थी। हाउएवर, हालांकि द मिल्क यूजुअली रीच्ड हिम लेट। मिल्क देर से पहुंच पाता था उसके पास। सिंस द मिल्क मेड डैश अ लॉन्ग टाइम फॉर द बोटमैन टू फेरी हर अक्रॉस। तो पहले आपको पूरी लाइन का मतलब समझना है। वो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बिना पढ़े शुरू हो जाते हैं, तुक्का लगाने लगते हैं, सेकंड फॉर्म आएगा, ये आएगा, वो आएगा। बच्चा मतलब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिल्क देर से पहुंचता था, क्यों? क्योंकि मिल्क मेड को वेट करना पड़ता था। ये सेंस नहीं आ रहा है कि मिल्क मेड ने वेट किया। मिल्क मेड के वेट करने की बात नहीं बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मिल्क देर से इसलिए पहुंचता था क्योंकि मिल्क वेट को वेट करना पड़ता था। तो कोई काम करना पड़ता था, जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर। मुझे उसे ड्रॉप करना पड़ता था, आई हैड टू ड्रॉप हर। तो आई विश आपको क्लियर हो गया, करना पड़ता था के लिए हम हैड टू का यूज़ करते हैं। करना पड़ता है होता, अगर प्रेजेंट का सेंस होता, हैव टू हैज़ टू हो जाता। मुझे वहाँ जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर। मुझे उसको ड्रॉप करना पड़ता है, हैव टू ड्रॉप हर। अंडरस्टैंडिंग? तो फिलहाल यहाँ पे हो जाएगा सिंस द मिल्क मेड हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर द बोटमैन टू फेरी हर अक्रॉस। यानी मिल्क मेड उस रिवर को कैसे क्रॉस करती थी, बोटमैन का सहारा लेकर। बोटमैन उसको पहुंचाता था। वन डे व्हेन द मिल्क मेड वॉज लेट द प्रीस्ट रिमाइंडेड हर। एक दिन जब मिल्क मेड लेट हो गई तो प्रीस्ट ने उसको रिमाइंड किया कि जो भगवान के भक्त होते थे, यानी कि जो डिवोटीज होते थे, वो जो ओशन क्रॉस करते थे, यानी उनको बोट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी ओशन क्रॉस करने के लिए। वो क्रॉस करते थे भगवान का नाम लेते हुए। तो बाय के साथ क्या आएगा, लेते हुए, करते हुए, जाते हुए। वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है बाय अटरिंग द नेम ऑफ गॉड। आईएनजी फॉर्म आएगी बाय अटरिंग द नेम ऑफ गॉड। अटरिंग मतलब क्या होता है, बुदबुदाना, कुछ बोलना, राइट। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि पास्ट में चल रहा है ना पैसेज, तो फोर्थ फिलर में भी क्या आना चाहिए, बी का पास्ट फॉर्म। द मिल्क मेड वॉज हैप्पी टू हैव अ सोल्यूशन टू हर प्रॉब्लम। मिल्क मेड अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाकर खुश थी। आफ्टर दिस, इसके बाद मिल्क मेड ऑलवेज डैश द प्रीस्ट विद मिल्क ऑन टाइम। फिर क्या उसने शुरू कर दिया, मिल्क मेड ने टाइम पर सप्लाई करना मिल्क। ओके, तो क्या आएगा, सप्लाइड। क्यूरियस टू नो हाउ दैट वॉज पॉसिबल, द प्रीस्ट आस्क्ड द रीजन। टाइम पर मिल्क लाने लगी मिल्क मेड, तो ये जानकर उसे क्यूरियोसिटी हुई और उसने पूछा रीजन मिल्क मेड से। द मिल्क मेड answered that this was possible because she crossed the river uttering the name of God and had no need dash for a boatman. उसने आंसर किया कि ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि वो रिवर क्रॉस करती थी गॉड का नाम लेकर। गॉड का नाम लेते हुए वो क्रॉस करती थी और उसे हैड नो नीड, उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी बोटमैन की। ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्या करने की, वेट करने की। बोट, तो वेट करने की इंग्लिश क्या होगी, टू वेट। द नेक्स्ट डे एज द वुमन वॉकड ऑन द वाटर, जैसे वुमन ने चलना शुरू किया, द प्रीस्ट हु ऑल्सो ट्राइड टू डू, उसने भी कोशिश करी ऐसा करने की, चलने की। और स्टार्टेड, उसने क्या स्टार्ट कर दिया, बहना स्टार्ट कर दिया। तो बहना के लिए या बहने के लिए, दोनों के लिए हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। उसने चलना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड टू वॉक। उसने गाना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड टू सिंग, राइट। तो स्टार्टेड टू सिंक बिहाइंड हर। द सिंपल मिल्क मेड सरप्राइज एंड टोल्ड हिम दैट ही डैश द नेम ऑफ गॉड। तो सीधी साधी जो मिल्क मेड थी वो हैरान हो गई थी। हैरान हो गई तो हो गई हैरान, उसने हैरान नहीं किया किसी को। तो क्या आएगा, पैसिव वॉइस वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। द सिंपल मिल्क मेड वॉज सरप्राइज्ड। आगे लिखा है टोल्ड हिम दैट ही डैश द नेम ऑफ गॉड वाइल एट द सेम टाइम ट्राइंग टू सेव। ट्राइंग आपको हिंट दे रहा है कि आपको अटर का भी वर्ब आईएनजी फॉर्म लाना है। और पास्ट में चल रहा है तो किसके साथ आएगा वर्ब आईएनजी फॉर्म, अकेला तो नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी लोगे, वॉज, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वॉज। ही वॉज अटरिंग द नेम ऑफ गॉड वाइल एट द सेम टाइम ट्राइंग। तो ट्राइंग का भी जो वॉज है ना, वो यही वाला वॉज है, वॉज अटरिंग वाला। जैसे हमने अभी ऊपर पिछले टेस्ट पेपर में किया था
एक जगह कैन लगाया था, इरेज और मेक दोनों के साथ काम आ गया था, तो ऐसे ही करते हैं। तो वॉज अटरिंग द नेम ऑफ गॉड वाइल एट द सेम टाइम ट्राइंग टू सेव हिज क्लोथ्स फ्रॉम गेटिंग वेट, यानी कि वो नाम तो ले रहा था भगवान का, लेकिन ये भी चाह रहा था कि उसके कपड़े ही गीले ना हो। शी टोल्ड हिम दैट दिस शोड ही डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, रट लीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे सारे मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन, कुड, मे, माइट फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, वैसे ही डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड नॉट, रिलाई का फर्स्ट फॉर्म रिलाई रहेगा, डिड नॉट रिलाई ऑन गॉड कंप्लीटली, यानी उस प्रीस्ट ने पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया भगवान पर, इसलिए वो डूब गया। Moving to the next specimen paper, there was a farmer who dashed a pound of butter to the baker. One day the baker decided. तो डिसाइडेड से आपको समझ आ रहा है, पास्ट का एक्सट्रैक्ट है, मैंने आपको पीछे भी बताया 60 to 80% जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं पास्ट की ही यूज़ करते हैं। बी आता है तो बी का वॉज ले लेते हैं, और ज़्यादातर यूज़ होती हैं 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और यूज़ होता है वॉज वर आईएनजी सेकेंड फॉर्म, ये सभी यूज़ होता है। तो फिलहाल वापस आते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु सोल्ड, सेल का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सोल्ड। अ पाउंड ऑफ बटर टू द बेकर, एक फार्मर ने एक बेकर को 1 पाउंड बटर बेच दिया। वन डे द बेकर डिसाइडेड, एक दिन बेकर ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया? डैश द बटर टू सी, यानी बटर को वे करने का, बटर को नापने का डिसाइड किया। तो नापने को डिसाइड किया, नापने के लिए डिसाइड किया, नापना डिसाइड किया, इन तीनों के लिए हम यूज़ करते हैं 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म। किसी काम को करने के लिए, किसी काम को करना, 2+ वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो द बेकर डिसाइडेड टू वे द बटर, क्या चेक करने के लिए? टू सी, ये देखने के लिए, इफ ही डैश अ पाउंड एंड ही डैश दैट ही डिड नॉट, उसने ये देखने की कोशिश की क्या उसे 1 पाउंड मिल भी रहा था या नहीं, यानी जो उसने बेचा है अभी उस फार्मर ने, उसको 1 पाउंड मिल भी रहा था कि नहीं, यानी ही वॉज गेटिंग, इफ ही वॉज गेटिंग अ पाउंड, वॉज गेटिंग क्यों लगा रहे हैं? प्रोग्रेसिव एक्शन यहाँ पर इस सेंस में आ रहा है कि उस वक्त उसने उसके हाथ में दिया अ पाउंड ऑफ बटर, तुरंत उसने चेक किया, तो वो ये चेक कर रहा था कि क्या उसे मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अंडरस्टैंडिंग? तो ही वॉज गेटिंग अ पाउंड एंड क्या पाया उसने? ही फाउंड ही डिड नॉट, उसने ये पाया कि 1 पाउंड बटर उसको नहीं मिला है। ही फाउंड दैट ही डिड नॉट, डिड नॉट के आगे फर्स्ट फॉर्म नहीं लगी है, तो डिड नॉट यही बता रहा है जो पिछला वाला एक्शन है कि उसने ये पाया कि 1 पाउंड बटर टोटल फार्मर ने नहीं दिया था, कम था उसमें से। दिस डैश हिम एंड ही टुक, क्या है? सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे एंगर एक वर्ब भी होता है और एंगर नाउन भी होता है, यहाँ पे गुस्सा दिलाने वाली बात हो रही है। तो इस चीज ने क्या किया? उसे गुस्सा दिलाया, तो गुस्सा दिलाया सेकेंड फॉर्म आएगा, एंगर का सेकेंड फॉर्म ईडी लगा दीजिए। दिस एंगर्ड हिम एंड ही टुक द फार्मर टू कोर्ट, वो फार्मर को कोर्ट घसीट के ले गया। द जज आज द फार्मर, जज ने फार्मर से पूछा इफ ही वॉज डैश एनी मेजर, ही वॉज आ रहा है तो ऑब्वियसली वर्ब आईजी फॉर्म आएगा। ही वॉज यूजिंग एनी मेजर, अगर आप यहाँ यूज्ड लिख दोगे तो ही वॉज यूज्ड का मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस, उसे यूज किया गया था। जबकि यहाँ पे फार्मर से जज पूछना चाह रहे हैं कि क्या वो मेजर वगैरह यूज कर रहा था, कैसे वो 1 पाउंड लेके आ गया बटर इस बेकर के पास। इफ ही वॉज यूजिंग एनी मेजर, the farmer replied, Your Honor, I am primitive. I don't have a proper measure, but I do have a scale. The judge asked, Then how do you weigh the butter? तुम्हारे पास proper measure नहीं है तो तुम कैसे बटर को weigh करते हो? The farmer replied, Your Honor, long before the baker dash buying butter from me. यानी बहुत पहले जब बेकर ने मुझसे बटर खरीदना स्टार्ट किया, सेकेंड फॉर्म, started. The baker started buying butter from me. तो ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ सेंटेंस है, आप देखोगे मिक्स है, यहाँ पे मिक्स सेंटेंस, यानी एक लाइन पास्ट की है तो आगे की लाइन वो प्रेजेंट की बता रहा है कि जब से ऐसा हुआ है तो क्या हुआ? आई डैश अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम हिम एवरी डे व्हेन द बेकर डैश द ब्रेड, आई पुट इट ऑन द स्केल एंड गिव हिम। देख रहे हो, पुट इट, गिव हिम, ये क्या आ गया? प्रेजेंट टेंस है ये। तो वो फार्मर कहना ये चाह रहा है कि योर ऑनर, जब से बेकर ने स्टार्ट किया मुझसे बटर खरीदना, मैं तब से क्या करता आ रहा हूँ? इससे 1 पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड खरीदता आ रहा हूँ। यानी वो बात बता रहा है कि मैं ऐसा करता आ रहा हूँ, ये नहीं कह रहा है मैंने खरीदा। ओके, यहाँ पे बाय का बॉट नहीं आएगा बच्चा,
बाय का आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मैं ऐसा करता हूँ, जब से ऐसा हुआ मैं ऐसा करता आ रहा हूँ। तो कोई काम आप काफ़ी समय से करते आ रहे हो उसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो प्रेजेंट में करते आ रहे हो तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट का है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके लिए फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, हैज़ बीन वर्ब आईएनजी, हैव बीन वर्ब आईएनजी, हैड बीन वर्ब आईएनजी। प्रेजेंट की बात हो रही है तो आप लिखोगे आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड लोफ ऑफ ब्रेड फ्रॉम हिम। एवरीडे, हर दिन, एवरीडे दिखा रहा है, अगेन प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। हर दिन, व्हेन द बेकर, जब बेकर ब्रेड लाता है, ब्रिंग्स क्या आएगा प्रेजेंट फॉर्म। मैंने आपको पीछे बताया था वर्ब एस और एस फॉर्म भी आ सकती है जब प्रेजेंट टेंस की बात होगी। जब बेकर लाता है ब्रेड, ब्रिंग्स द ब्रेड, आई पुट इट ऑन द स्केल, मैं स्केल पर रखता हूँ और उसको सेम वेट दे देता हूँ बटर में। इफ एनीवन इज टू बी, अगर किसी को ब्लेम किया जाना चाहिए, टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है टू बी, ओके, टू बी ब्लेम्ड। इफ एनीवन इज टू बी ब्लेम्ड, अगर किसी को ब्लेम किया जाना चाहिए, इट इज द बेकर, ये बेकर ही है। वी गेट बैक इन लाइफ व्हाट वी गिव टू अदर्स, हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा टू बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है। जैसे मान लीजिए पिक्चर अभी दिखाई जानी बाकी है, द पिक्चर इज टू बी शोन, मैसेज डिलीवर किया जाना बाकी है, मैसेज इज टू बी डिलीवर्ड। अंडरस्टैंडिंग, टू बी के बाद हम क्या लगाते हैं थर्ड फॉर्म, कोई काम किया जाना है या कोई काम किया जाना चाहिए उसके लिए आप यूज करते हो टू बी थर्ड फॉर्म। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्पेसिमेन पेपर। अ ट्रैवलर डैश ऑन हिज वे फ्रॉम वन विलेज टू द नेक्स्ट। बी का कौन सा फॉर्म आएगा पास्ट के लिए, वॉज। ऑब्वियसली पास्ट की कहानी है, एक ट्रैवलर की बात बताई जा रही है, ओके। सेकेंड फॉर्म आएगी बी का सेकेंड फॉर्म वॉज। एज इवनिंग फेल, जैसे ही शाम हुई, फेल इज द सेकेंड फॉर्म अगेन, ठीक है। तो यहीं से हमें पता चला कि पास्ट का एक्सट्रैक्ट है, इसीलिए मैंने बी का सेकेंड फॉर्म वॉज लगाया है, ओके। ही फाउंड हिमसेल्फ एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम अ रिवर, उसने ये देखा कि अभी नदी से वो थोड़ा ही सा दूर है। ट्राई एज ही माइट, माइट मे का सेकेंड फॉर्म, ट्राई एज ही माइट, कोशिश भी कर लेता वो अगर, ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर बिफोर नाइट फॉल, यानी नाइट से पहले पहले वो रिवर को क्रॉस नहीं कर सकता था। माइट मे का सेकेंड फॉर्म है तो कैन का भी हम क्या यूज करेंगे सेकेंड फॉर्म, कुड नॉट, ओके। सो द ट्रैवलर डिसाइडेड टू वेट टिल डे ब्रेक एंड कंटिन्यू हिज जर्नी फर्दर, तो उसने ये सोचा कि रात यहीं गुजार लेते हैं फिर दोबारा से जर्नी स्टार्ट की जाए। ही फाउंड अ प्लेस अंडर अ ट्री, उसने पेड़ के नीचे एक जगह पाई। फाउंड क्या होता है फाइंड का सेकेंड फॉर्म, तो एंड लाई के बाद भी क्या आना चाहिए सेकेंड फॉर्म। लाई का सेकेंड फॉर्म होता है ले, एल ए वाई, ले डाउन टू स्लीप। एज ही डिड सो, और जैसे ही उसने ऐसा किया, कैसा किया, लेट गया जब वो, ही फेल्ट समथिंग, उसने कुछ महसूस किया। क्या महसूस किया, डैश इनटू हिज बैक एंड मेकिंग हिम फील अनकंफर्टेबल। आगे आपको हिंट मिल गया, देखिए मेकिंग हिम, he felt something dash into his back and making him, यानी उसने किसी चीज को महसूस किया जो उसको क्या कर रही थी, making him, उसको uncomfortable फील करा रही थी। तो obviously protrude का भी हम ing फॉर्म लेंगे, protruding into his back and making him feel uncomfortable। तो उसके पीठ में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, तो आगे लिखा है ही डैश टू डिस्कवर अ बैग, सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया या उसने सरप्राइज किया किसी को, वो सरप्राइज हो गया, तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, ही वॉज सरप्राइज्ड टू डिस्कवर अ बैग विथ सम स्टोन्स इन इट, उसको कोई बैग मिला जिसमें कुछ स्टोन्स थे। नॉट हैविंग एनीथिंग टू पास टाइम विद, द ट्रैवलर थ्रू वन ऑफ द स्टोन्स इनटू द रिवर। नॉट हैविंग एनीथिंग यानी कुछ और चीज तो उसके पास थी नहीं जिससे वो टाइम पास करता, तो ट्रैवलर ने क्या किया, थ्रू फेंकना स्टार्ट किया रिवर में वो सारे स्टोन जो उसमें थे, ठीक है। एज द स्टोन डैश द वाटर इट मेड अ पिंग नॉइज विच क्वाइट सूथेड हिज टायर्ड नर्व्स। यू कैन सी इस पूरी लाइन में मेड आया है, सूथेड आया है सेकेंड फॉर्म, तो स्ट्राइक की भी सेकेंड फॉर्म आएगी जो कि होती है स्ट्रक। As the stone struck the water, the traveler could imagine the concentric circles dashed by the stone as it hit the surface of the water। यानी ट्रैवलर को वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जब हम पत्थर फेंकते हैं तो गोल गोल सर्कल जो होते हैं उसे कहा जा रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, जो कि किसके जरिए बनाए गए थे, स्टोन के जरिए बनाए गए थे। यानी बनाए गए सर्कल्स मेड, मैंने आपको पीछे भी एक बताया था यहाँ पे एग्जाम्पल, ओके। टीचर के जरिए खींची गई लाइन से बड़ी लाइन, याद है आपको, ड्रॉन बाय हमने यूज किया था, ड्रॉन बाय, तो यहाँ पर भी
सर्कल्स किसके जरिए बनाए गए, स्टोन के जरिए बनाए गए सर्कल्स। सो मेड बाय, थर्ड फॉर्म यूज करिए, मेक का थर्ड फॉर्म यूज करिए, मैंने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं है, हालांकि सेकेंड फॉर्म भी सेम होती है, मेड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करी जा रही है, थर्ड फॉर्म, मेड बाय द स्टोन एज इट हिट द सर्फेस ऑफ द वाटर। He continued dash a stone out of the bag and throwing it in the river। देखिए आंसर साफ साफ दिया रहता है कभी कभी आपको। कंटिन्यूड, क्या कंटिन्यू किया उसने, स्टोन निकालना और फेंकना, थ्रोइंग, तो थ्रोइंग में क्या लगा है, आईएनजी लगा है, तो टेक में भी क्या लगाओगे, आईएनजी। कंटिन्यूड टेकिंग अ स्टोन आउट ऑफ द बैग एंड थ्रोइंग इट इन द रिवर। सो डैश ही फेल असलीप, और ऐसा करके वो सो गया, ऐसा करके या ऐसा करने के बाद, तो हम इसके लिए यूज करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म। सो डूइंग, सो डूइंग, कोई और फॉर्म यहाँ सुटेबल नहीं होगी, डिड नहीं लगा सकते आप, कुछ और नहीं लगा सकते। सो डूइंग, ऐसा करने के बाद, ही फेल असलीप, उसे नींद आ गई। इन द मॉर्निंग ही लुक्ड फॉर द बैग, उसने सुबह वो बैग देखा, एंड एग्जामिन इट क्लोजली, और उसको बहुत ही क्लोजली, बहुत कायदे से उसको एग्जामिन किया। ओनली वन जेमस्टोन डैश रिमेन, एक ही जेमस्टोन रह गया था, तो वॉज रिमेन्ड भी सही है और रिमेन्ड भी सही है लास्ट वाले आंसर के लिए। यानी उस आदमी ने बेवकूफ़ी की सारे जेम्स फेंक दिए और सुबह उसको पता चला जब एक ही स्टोन रह गया था। लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट स्पेसिमेन पेपर, और ये जो पैसेज दिया गया है ये कोई कहानी का एक्सट्रैक्ट नहीं है, ये फैक्चुअल पैसेज है। तो ज़्यादातर आपको कहानी के एक्सट्रैक्ट दिए जाते हैं पैसेजेस में, या फिर फैक्ट्स बेस्ड पैसेजेस भी आ सकते हैं। और जो फैक्ट्स बेस्ड आते हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि उसमें जो लाइंस का जो मीनिंग होता है वो समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट तब हो पाता है जब आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइंस्टीन डैश टू प्रेसिडेंट रोजवेल्ट डैश हिम ऑफ द डिजास्टर दैट कुड अकर इफ द नाजी हैज़ डेवलप्ड द एटम बॉम्ब फर्स्ट। तो भले ही फैक्चुअल पैसेज हो, लेकिन बात पास्ट की हो रही है, आप देख सकते हो कुड अकर, अंडरस्टैंडिंग। तो आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को लिखा, ओके, पास्ट की बात है, हमें कैसे पता चला, कुड अकर लिखा हुआ है वहाँ पे। आगे भी ही ऑल्सो न्यू, ये भी पास्ट दिखा रहा है, तो राइट का सेकेंड फॉर्म आएगा पहले में रोट। आइंस्टीन ने प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को लिखा, क्या लिखा, आगे लिखा है वॉर्न हिम ऑफ द डिजास्टर, तो वॉर्न का कौन सा फॉर्म आएगा, तो आएगा आईएनजी फॉर्म। warning him of the disaster that could occur if the Nazi has developed the atom bomb first। तो प्रेसिडेंट को आइंस्टीन ने लिखा वार्न करने के लिए, तो वार्न करने के लिए हम यूज़ करेंगे वार्न में आईएनजी फॉर्म, वार्निंग हिम ऑफ द डिजास्टर। याद रखिएगा टू वार्न नहीं लगाएंगे आप, वार्निंग हिम यूज़ करेंगे। जस्ट एज ही डैश दैट द बॉम्ब डैश अंडर डेवलपमेंट ही ऑल्सो न्यू, देख रहे हो आप, न्यू आया है, साफ साफ हिंट मिल रही है कि आप नो की भी कौन सी फॉर्म लोगी, सेकेंड। जस्ट एज ही न्यू दैट द बॉम्ब, सेकेंड फॉर्म, वॉज अंडर डेवलपमेंट, ही ऑल्सो न्यू व्हेन इट वॉज गोइंग, यानी उनको ये पता था कि जब बॉम्ब बन रहा था तब भी उनको पता था, और कब इसको यूज़ किया जाना था वो भी उनको पता था। तो व्हेन इट वॉज गोइंग टू बी यूज्ड आप यूज़ करोगे। पीछे मैंने आपको बताया था मैसेज डिलीवर किया जाना है, द मैसेज इज टू बी डिलीवर्ड, राइट, टू बी गिवन, टू बी थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उन्हें ये भी पता था कि कब उसको यूज़ किया जाना था, इट वॉज गोइंग टू बी यूज्ड। अगर आप टू यूज़ लगा दे तो इट वॉज गोइंग टू यूज़ का मतलब हो गया कि कब इट कोई इंसान है, इट वॉज गोइंग टू यूज़, वो किसी को इस्तेमाल करने को जा रहा है, तो सेंटेंस का सेंस अलग हो जाएगा। तो आप क्या लगाओगे, टू बी यूज्ड। जस्ट बिफोर द बॉम्ब डैश ऑन जापान, यानी जब जापान पर बॉम्ब फेंका गया था, तो बॉम्ब फेंका गया था या बॉम्ब ने फेंका, बॉम्ब को फेंका गया था। मैंने पीछे बताया था आपको, जब एक्शन उस इंसान पर या उस चीज़ पर किया जा रहा है पैसिव वॉइस आता है, और पास्ट की बात हो रही है तो वॉस के साथ आप थर्ड फॉर्म लेंगे। जस्ट बिफोर द बॉम्ब वॉस ड्रॉप्ड, अगर केवल ड्रॉप लिख दोगे तो मतलब क्या निकलेगा कि बॉम्ब ने ड्रॉप किया, बॉम्ब ने क्या ड्रॉप किया, बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था, अंडरस्टैंडिंग, ये पैसिव वॉइस होता है। बॉम्ब वॉस ड्रॉप्ड ऑन जापान, आइंस्टीन डैश टू द प्रेसिडेंट, फिर से आइंस्टीन रोट, सेकेंड फॉर्म आएगी रोट टू द प्रेसिडेंट, जैसे ऊपर था रोट टू प्रेसिडेंट वार्निंग हिम, अगेन सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, रोट टू द प्रेसिडेंट बेगिंग हिम not to use this terrible weapon. The rest of Einstein's life was dedicated to dash peace. Dedicated to
डेडिकेटेड टू के आगे हम यूज़ करेंगे वर्ब आईएनजी फॉर्म, क्योंकि डेडिकेटेड टू प्रमोट का यहाँ पे जेरेंड फॉर्म लेना है। अब आप कहोगे मैम जेरेंड क्या होता है? भाई नाउन फॉर्म लेना है यहाँ पे। डेडिकेटेड टू व्हाट क्वालिटी, डेडिकेटेड टू व्हाट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो प्रमोटिंग पीस। ओके, आफ्टर द वॉर एंडेड ही डिक्लेयर्ड द वॉर वॉज वन, पास्ट की बात है, वॉर वॉज वन, वॉर जीत लिया गया था, बट द पीस इज लॉस्ट, लेकिन जो शांति है वो कहीं खो गई है। वॉर के बाद वॉज ही आएगा, इज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया जा रहा है। वॉर वॉज वन, पीस इज लॉस्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्पेसिमेन पेपर, मोस्ट ऑफ अस डैश हु द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज। यू कैन सी यहाँ पे लिखा है इज, तो प्रेजेंट में है ये फर्स्ट लाइन, तो हम में से काफ़ी लोग जानते हैं कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है, तो जानते हैं ऑब्वियसली प्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगी फर्स्ट फॉर्म, मोस्ट ऑफ अस नो हु द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई पास्ट की कहानी नहीं है जो सेकेंड फॉर्म में चल रही है, तो पहली लाइन में ही आपने प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करी। यही मैं बोल रही थी कि आपको अपना दिमाग खोल के रखना है कि किस तरीके का पैसेज आया है। द निक नेम डैश बाय गांधी जी टू सरोजनी नायडू द पोएट। निक नेम कोई इंसान है क्या? नहीं। निक नेम ने कोई काम किया? निक नेम ने दिया गांधी जी, कुछ सेंस नहीं आ रहा। तो निक नेम दिया गया था, राइट, तो पैसिव वॉइस की फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। ओके, तो दिया गया था कि अभी भी दिया गया है? तो दिया गया था। दिस निक नेम वॉज थर्ड फॉर्म गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। द निक नेम वॉज गिवन बाय गांधी जी टू सरोजनी नायडू द पोएट। थर्ड फिलर में भी आप देख सकते हो पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। वन सरोजनी डैश एट अ पब्लिक मीटिंग होस्टेड बाय द खोजा कम्युनिटी। सरोजनी नायडू को फेलिसिटेट किया गया था, उन्होंने किसी को फेलिसिटेट नहीं किया। तो वन सरोजनी वॉज फेलिसिटेटेड एट दिस बाय द खोजा कम्युनिटी। तो आप नोटिस कर रहे होगे कि भाई पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वॉज थर्ड फॉर्म, इज थर्ड फॉर्म, वर थर्ड फॉर्म, आर थर्ड फॉर्म, ये सब पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। और इनको हम कब यूज़ करते हैं? जब आप ये देखो कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आ रहा है, यानी जिसकी बात हो रही है या जो काम को कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, या वो खुद ही काम कर रहा है, वो खुद काम नहीं कर रहा है, उस पर काम किया जा रहा है, तो फिर हम यूज़ करते हैं पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आगे बताया जा रहा है कि सरोजनी ईस्ट अफ्रीका गई टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद इंडियंस लिविंग देयर। तो ये बताइए सरोजनी जाती हैं या सरोजनी गई? ऑब्वियसली पास्ट की बात है ये। भले ही हमारा जो पैसेज है वो शुरू हुआ था मोस्ट ऑफ अस नो, हम में से काफ़ी लोग जानते हैं। ओके, तो वहाँ ये सेंस नहीं था कि जानते थे, नहीं जानते हैं, बट यहाँ क्या सेंस आ रहा है कि सरोजनी ईस्ट अफ्रीका गई थी, राइट। तो क्या आएगा गो का सेकेंड फॉर्म, सरोजनी वेंट टू ईस्ट अफ्रीका। तो अफ्रीका जब गई तो वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि अ रिच खोजा बिजनेसमैन क्या कर रहा था? स्पीच दे रहा था। अब देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे डिलीवर्ड लिख सकते हैं तो वो गलत हो जाएगा। खोजा बिजनेसमैन ने स्पीच डिलीवर की या कर रहा था? कर रहा था का सेंस आ रहा है। जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। जब वो स्पीच डिलीवर कर रहा था तो उस दौरान हुआ क्या, वो आगे डिस्क्रिप्शन पूरा दिया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा? वॉज डिलीवरिंग, यानी ये स्पीच प्रोग्रेस में थी। ओके, वॉज डिलीवरिंग द स्पीच। सिंस हिज इंग्लिश वॉज बैड, उस खोजा बिजनेसमैन की इंग्लिश नहीं अच्छी थी। हिज स्पीच, उसकी स्पीच टीचर ने लिखी थी। तो स्पीच ने कोई काम किया? स्पीच ने खुद कुछ लिखा? नहीं, स्पीच को लिखा गया था। अगेन क्या आएगा? पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। हिज स्पीच वॉज रिटन, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन। हिज स्पीच वॉज रिटन बाय अ टीचर। All went well until the middle of the speech when the businessman seemed to be at loss for words. यानी बीच में थोड़ा वर्ड्स की वो परेशानी उसको महसूस हुई। Instead of dash Sarojini Naidu as the Nightingale of India, the businessman said naughty girl of India. उसने नाइटिंगल की जगह नॉटी गर्ल बोल दिया उनको। इंस्टेड ऑफ हो चाहे इन स्पाइट ऑफ हो, ध्यान रखिएगा दोनों के ही आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कोई काम करने के बजाय या कोई काम करने के बावजूद इनके लिए यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग और इन स्पाइट ऑफ डूइंग समथिंग। यहाँ आएगा इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग सरोजनी नायडू एज। ओके, एड्रेसिंग विल बी योर आंसर। इंस्टेड ऑफ और इन स्पाइट ऑफ दोनों के आगे वर्ब आईएनजी फॉर्म हमेशा लगता है। The members of the audience first dash and then laughed out. You can see then के बाद क्या आया है? सेकेंड फॉर्म laughed out। तो gasp का भी क्या लोगे? सेकेंड फॉर्म gasped and then laughed out loud.
Sarojini herself took the joke sportingly. She dashed to treasure it as a memory of her visit and shared. And के बाद क्या आया है? Shared, second form. तो decide की भी क्या आनी चाहिए? Second form. She decided to treasure it as a memory. Along with dash the attributes of a nightingale, Sarojini also had a great sense of humor. Along with, जिस तरीके से instead of और in spite of के साथ ing आता है, वैसे ही along with के साथ भी ing ही आता है. Along with having. सरोजनी ने भी मजाक में ही लिया ये जोक जो हुआ और उन्हें सबसे शेयर किया. हम पहुंच चुके हैं स्पेसिमेन पेपर 8 पर. लेट्स गेट स्टार्टेड. अ हेडेक dash a very common ailment, migraine dash a major reason behind most headaches. It is much more than just a severe headache. You can see ये भी एक factual based पैसेज है. फैक्ट्स इसमें बताए गए हैं हेडेक को लेकर. तो भाई फैक्ट्स बेस्ड जब अगर पैसेज आ रहा है तो उसमें कई सारी चीज़ें प्रेजेंट फॉर्म में ही चलती हैं. और आपको हिंट भी मिल गई. सेकेंड लाइन में लिखा है इट इज़ आपका क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट. तो आपको हेडेक के बाद क्या यूज़ करना है? बी का फॉर्म इज़. अ हेडेक इज़ अ वेरी कॉमन एलिमेंट. माइग्रेन अगेन आपको यूज़ करना है इज़. ओके, तो हम इज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज ये फैक्ट्स बताए जा रहे हैं और आगे सेकेंड लाइन में दिया भी गया है इज़. आगे लिखा है इट इज़ मच मोर देन जस्ट अ सीवियर हेडेक. इट डैश अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन. मैनिफेस्ट का भी आपको क्या लेना पड़ेगा? प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि बात किस में चल रही है? पूरी प्रेजेंट फॉर्म में चल रही है. बताया जा रहा है, डिस्क्राइब किया जा रहा है हेडेक को. तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी वर्ब एसोरियस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब एसोरियस आता है और प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है. तो बस आप मैनिफेस्ट को एस लगा दोगे. इट मैनिफेस्ट, ये बीमारी मैनिफेस्ट करती है कॉम्प्लेक्स कंडीशन विद अ होस्ट ऑफ सिम्टम्स. इसमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं. वो सिम्टम्स कहाँ से कहाँ तक रेंज करते हैं? तो आप लिखोगे रेंजिंग फ्रॉम पेन. आप यहाँ पे रेंज वगैरह नहीं लिख दोगे. कोई काम नहीं बताया जा रहा है कि जो पास्ट में हुआ, नहीं. रेंज करती है, उसकी जो रेंज होती है. तो क्या यहाँ पे यूज़ करोगे आप? रेंजिंग फ्रॉम पेन टू डिस्टर्ब्ड विजन. Migraine dash as a common cause of headache nowadays owing to the demands of a fast-paced lifestyle. Owing to कहते हैं because of को. तो यहाँ रीज़न बताया जा रहा है कि माइग्रेन आज कैसे कॉमन कॉज बन गया है हेडेक का, और इसकी वजह जो है वो फास्ट पेस लाइफस्टाइल है. तो देखिए, जब कभी भी किसी एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात हो या महंगाई की बात हो या किसी भी साइंटिफिक फैक्ट्स की बात हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हैज़ थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म. यानी आज ऐसा हो गया है, ये चीज़ ऐसी हो गई है, तो हैज़ थर्ड फॉर्म. तो यहाँ आएगा माइग्रेन हैज़ इमर्ज्ड एज अ कॉमन कॉज. और सेम फॉर्म ऑफ वर्ब, लेकिन पैसिव की सेम फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी नेक्स्ट ब्लैंक में. एसिडिटी, एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट एंड परसिस्टेंट लाउड नॉइज. ये जो फैक्टर्स हैं इनको आइडेंटिफाई किया गया है. तो हैव बीन आइडेंटिफाइड. देखिए यहाँ पे मैं इज आइडेंटिफाइड या आर आइडेंटिफाइड क्यों नहीं लिख रही हूँ? बिकॉज यहाँ पे किसने आइडेंटिफाई किया वो नहीं दिया जा रहा. अगर आप ध्यान से देखो पिछले एग्जाम्पल्स में बी वाई बाय लग के आ रहा था. ठीक है, द निक नेम वॉज गिवन बाय गांधी जी, राइट. इस तरीके से वहाँ पे बाय लिखा हुआ था, तो हम वहाँ पे इज या वॉज थर्ड फॉर्म लगा रहे थे पैसिव वॉइस के लिए. ये भी पैसिव वॉइस है जो हम यूज़ कर रहे हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड. लेकिन हमें पता नहीं है कि किसने आइडेंटिफाई किया है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं हैव बीन आइडेंटिफाइड. और सेवेंथ ब्लैंक तो बहुत ईजी है. दैट कैन के फ़ौरन आगे फर्स्ट फॉर्म आती है. पीछे मैं कई बार बता चुकी हूँ. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब के सब. इसके अलावा क्या बताता है? डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, इन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है. तो आपका आंसर हो जाएगा दैट कैन लीड टू माइग्रेन. आगे लिखा है डैश अ माइग्रेन नॉट ओनली डैश द पर्सन साइकोलॉजिकली बट कैन ऑल्सो. तो भाई 10वां का आंसर तो हमें मिल ही गया. कैन है तो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगा. कैन ऑल्सो कॉज. ओके, तो यहाँ पे मीनिंग क्या निकल रहा है कि माइग्रेन को नेग्लेक्ट करके, यानी इंसान सिर्फ इफेक्ट नहीं होता साइकोलॉजिकली, बट उसको ब्रेन में भी डैमेज हो जाता है, यानी नेग्लेक्ट करके. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आईएनजी फॉर्म, नेग्लेक्टिंग अ माइग्रेन. यू कैन नॉट यूज सेकेंड फॉर्म, यू कैन नॉट यूज नेग्लेक्ट्स. अंडरस्टैंडिंग? नेग्लेक्टिंग अ माइग्रेन नॉट ओनली अफेक्ट्स the person psychologically but can also cause damage to the brain, inner ear and retina. Specimen paper 7. A wise old man was going on a journey. यहाँ पे अगैन हमको एक कहानी का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है. As he dashed in the mountains, he dashed a precious stone in a stream. तो ऑब्वियसली पास्ट की ही होती है कहानी, तो पास्ट की ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आएंगी.
यानी कि वॉज वर्ड के साथ आईएनजी आ सकता है या सीधे सेकेंड फॉर्म आ सकता है। अगर कोई एक्शन प्रोग्रेसिव है तो फिर आप वॉज वर्ड आईएनजी लगाएंगे। अगर कोई काम जस्ट हुआ पास्ट में, उसके लिए आप सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे है एज ही डैश इन द माउंटेन्स, तो माउंटेन्स में वो टहला, ट्रैवल किया उसने या ट्रैवल कर रहा था, तो ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव एक्शन है। एज ही वॉज ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स, उसको एक प्रीशियस स्टोन मिला या वो पा रहा था, मिला यानी फाउंड आएगा। तो आई विश आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो एक्शंस पास्ट के प्रोग्रेसिव होते हैं केवल वहीं पर ही आपको वॉज के साथ आईएनजी या वर के साथ आईएनजी लगाना होता है। ओके, और अगर कोई काम पास्ट में हुआ उसके लिए आप सेकेंड फॉर्म यूज करते हो। तो was traveling, found a precious stone in a stream. The next day he met another traveler. Met is the second form of meet. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड फॉर्म आया है, तो who के बाद be का कौन सा फॉर्म आएगा? पास्ट फॉर्म, जो कि क्या होता है? was. तो देखा आपने be कितनी बार आया, कितने सारे पैसेजेस में be आया है और ज़्यादातर हमने was फिल किया है। ज़्यादातर बोल रही हूँ, हर जगह नहीं। ओके, तो be का एक फॉर्म is भी होता है, लेकिन अगर आपको पास्ट में ही फिल करना है तो was होगा। प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है तो फिर वहाँ पे is होगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि ओल्ड वाइज मैन था जो कि जर्नी पे जा रहा था, उसको प्रीशियस स्टोन मिलता है। अगले दिन उसको दूसरा एक ट्रैवलर मिलता है जो कि बहुत भूखा था। तो वो वाइज मैन क्या करता है? द वाइज मैन ओपन हिज बैग टू शेयर हिज फूड विद हिम। ओपन करता है अपना बैग फूड शेयर करने के लिए, क्योंकि दूसरा ट्रैवलर भूखा था, टायर्ड, थका हुआ भी था। आप गौर से देखोगे हिम के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है और फोर्थ नंबर पे जो आपको फिल करना है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग है। अब आप मुझे बताओ, कोई सेंटेंस आपने देखा है स्टार्टिंग में सेकंड फॉर्म आ रही हो? नहीं, कभी नहीं होता ऐसा, राइट। सेकंड फॉर्म कब आती है? किसी सब्जेक्ट के बाद आती है। ही सॉ, आई सॉ, दे सॉ, राइट। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा। डैश द प्रीशियस स्टोन द हंग्री ट्रैवलर आस्क्ड द मैन। मतलब यहाँ पे ये है कि प्रीशियस स्टोन को देख कर हंग्री ट्रैवलर ने उस आदमी से वो मांग लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब आईएनजी फॉर्म, सीइंग द प्रीशियस स्टोन। किसी काम को करके अगला काम हो रहा है तो वहाँ सीइंग का यूज करेंगे। शेर को देखकर वो भाग गया, सीइंग द लॉयन ही रैन अवे। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे सेंस है, सीइंग द प्रीशियस स्टोन द हंग्री ट्रैवलर आस्क्ड द मैन। क्या करने के लिए? उसे देने के लिए, टू गिव इट, टू गिव आएगा, टू गिव इट टू हिम। जो फिलर नंबर 6 है वहाँ भी आप देखेंगे तो विदाउट के बाद कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो थिंक का सेकेंड फॉर्म तो आप ले ही नहीं सकते भाई। सेकेंड फॉर्म भी मैंने बताया किसी सब्जेक्ट के साथ आएगा ना, ही थॉट, शी थॉट, आई थॉट। तो विदाउट के बाद क्या आना चाहिए? थिंकिंग। विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट, यानी एक लम्हा नहीं लगाया उसने सोचने में। द वाइज मैन गेव इट टू हिम। वाइज मैन ने वो प्रेशियस स्टोन उस हंग्री मैन को दे दिया। द ट्रैवलर लेफ्ट डैश इन हिज गुड फॉर्च्यून। लेफ्ट का वैसे मतलब क्या होता है? छोड़ना, लेकिन जब लेफ्ट अकेले आ रहा है, उसका कि कोई नाउन नहीं आ रहा है, उसका मतलब होता है घर से निकलना या उस जगह को छोड़ देना। तो ट्रैवलर उस प्रीशियस स्टोन को लेकर वहाँ से निकल गया। क्या करते हुए? खुशी मनाते हुए, अपने गुड फॉर्च्यून की खुशी मनाते हुए कि उसको कितनी आसानी से प्रीशियस स्टोन मिल गया। तो खुशी मनाते हुए, रिजॉइसिंग। क्या लिखेंगे आप? रिजॉइसिंग। ध्यान दीजिए, टू रिजॉइस वगैरह नहीं आएगा। मतलब ट्रैवलर वहाँ से निकल गया, खुशी मनाने के लिए निकल गया, नहीं, ये सेंस नहीं आ रहा है। ट्रैवलर निकल गया वहाँ से खुशी मनाते हुए, रिजॉइसिंग आएगा यहाँ पे। Indeed, the stone was precious enough to give him security for a lifetime. इतना महंगा स्टोन था वो कि उसको लाइफ टाइम की सिक्योरिटी मिल गई थी। आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, ही केम बैक टू रिटर्न द स्टोन टू द वाइस मैन। वो हंग्री मैन वापस आ जाता है वाइस मैन को वो स्टोन रिटर्न करने के लिए। आइव डैश, आइव यहाँ पे जो अपॉस्ट्रॉफी वीई लिखा है इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। ओके, ये है हैव का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आई हैव। अब याद करिए, मैंने आपको पीछे बताया था हैज़ के साथ, हैव के साथ, हैड के साथ, कुड हैव, माइट हैव, शुड हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। देखिए यूज हुआ ना वो चीज़। तो हैव आ रहा है तो ऑब्वियसली थिंक का थर्ड फॉर्म जो कि होता है थॉट। आई हैव थॉट। ही सेड, I know that the stone is very valuable, but I give it back to you in exchange for something even more precious. वो बोलता है कि मुझे पता है कि स्टोन बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ तुमसे मांगने आया हूँ। गिव मी वॉट यू हैव विद इन यू। मुझे वो चीज़ जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। डैट डैश यू डैश विद द स्टोन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। वो कह रहा है कि तुम मुझे वो चीज़ दो जिसने तुम्हें इनेबल किया अपने से उस स्टोन को अलग करने के लिए। यानी हर कोई इतनी आसानी से महंगा स्टोन नहीं देता, तो तुम मुझे वो चीज़ दे दो तुम्हारे अंदर जो है, तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है
जिसकी वजह से तुम्हें एनेबल किया गया, उस क्वालिटी ने तुम्हें एनेबल किया अपने से स्टोन को अलग करने के लिए। तो एनेबल किया, दैट एनेबल्ड यू क्या करने के लिए? स्टोन को अलग करने के लिए। पार्ट का मतलब होता है टू सेपरेट, ठीक है, टू पार्ट विद द स्टोन। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एनेबल्स नहीं आएगा, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है कि तुम मुझे वो चीज़ दो जिसकी वजह से तुमने स्टोन को अपने से अलग किया, राइट। तो यहाँ पे एनेबल्ड आएगा और टू पार्ट आएगा। अब हम आ पहुंचे हैं स्पेसिमेन पेपर 6 पर। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बता दीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया डैश टू बी ऑर्गेनिक, द हिली टेरेन एंड गुड रेनफॉल डैश द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक कल्चर, अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स डैश इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको पहले ही पैराग्राफ पढ़ने से पता चल गया होगा कि ये फैक्चुअल पैसेज है, फैक्ट्स दिए गए हैं, इसमें कोई कहानी नहीं है। तो भाई जब कहानी नहीं दी जाती है, फैक्ट्स दिए जाते हैं, तो वहाँ पे मिक्स्ड बैग आपको यूज़ करना होता है। यानी कहीं पे आप वर्ब एसोरियस यूज़ करते हैं, कहीं पे प्रेजेंट फॉर्म्स आती हैं, तो कहीं पे पास्ट फॉर्म्स भी आ सकती हैं, तो कहीं पे आपका पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मच ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया डैश टू बी ऑर्गेनिक, यहाँ पे आएगा कंटिन्यूज वर्ब एसोरियस। किसी चीज़ को जब भी डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, तो हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप लगा के देख लो, सुटेबल ही नहीं होगी। विल कंटिन्यू या भाई कंटिन्यूड, कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। विल कंटिन्यू, कोई फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, डिस्क्रिप्शन चल रहा है भाई। जब कभी भी डिस्क्रिप्शन चलता है ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट की फॉर्म्स आती हैं। तो यहाँ आएगा कंटिन्यूज। द हिली टेरेन एंड गुड रेनफॉल डैश द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। हिली टेरेन और गुड रेनफॉल ने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की ग्रोथ को सपोर्ट किया है, राइट। तो भाई ये कोई पास्ट का एक्शन तो है नहीं कि हिली टेरेन और गुड रेनफॉल कोई इंसान है, उन्होंने सपोर्ट कर दिया, ऐसा तो कोई कहानी तो नहीं चल रही है। हिली टेरेन और गुड रेनफॉल ने सपोर्ट किया है, यानी जो भी सपोर्ट, जिस तरीके से भी सपोर्ट हुआ है इनके ज़रिए ग्रोथ में, उसका असर कब आज तक बाकी है, ठीक है, टू द प्रेजेंट टाइम। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्टेप लिया, तो वो स्टेप लिया, एक वो पास्ट का एक्शन नहीं है, स्टेप लिया है। गवर्नमेंट कोई स्टेप लेती है तो उसका असर टू द प्रेजेंट टाइम तक चलता है। तो ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए कि भाई जो काम हुआ तो पास्ट में, लेकिन उसका असर, उसका इफेक्ट टिल प्रेजेंट मौजूद है, ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म। देखिए बहुत कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, बीच में आपको मैं टेंसेस समझाती चल रही हूँ। फिर से समझ लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि भाई है तो वो पास्ट का एक्शन, लेकिन उसका जो असर है, इफेक्ट है, टिल प्रेजेंट आज तक बना हुआ है। उसके लिए हम सेकेंड फॉर्म नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ थर्ड फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म। तो यही रीज़न है, यहाँ पे आएगा हैव सपोर्टेड। दो चीज़ें हैं, हिली टेरेन, गुड रेनफॉल, प्लूरल है, तो यहाँ आएगा हैव सपोर्टेड। अगर आप केवल सपोर्टेड लिख दोगे तो वो गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाने की वजह से ये मतलब निकल आएगा कि सपोर्ट किया, अब नहीं कर रहा है, अब खत्म हो गया वो सपोर्ट। ऐसा नहीं है, सपोर्ट जो किया उसका असर आज भी है, इस वजह से हम हैव सपोर्टेड लगाएंगे। अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक क्रॉप्स डैश इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑर्गेनिक क्रॉप्स को क्या किया गया है, इंडिया के इस पार्ट में ग्रो किया गया है, ग्रो किया गया है। क्रॉप्स खुद ग्रो हुई हैं? नहीं, उनको ग्रो किया गया है। पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब है ये, तो किया गया है। मैंने अभी क्या बताया था आपको, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती हैं? वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, वर के साथ थर्ड फॉर्म, इज के साथ थर्ड फॉर्म, आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट की बात हो रही है, तो क्या आएगा आर ग्रोन, प्लूरल है क्रॉप्स, तो इस वजह से हम आर लगा रहे हैं। आर ग्रोन विल बी योर आंसर फॉर द थर्ड। Only two northeastern states, Assam and Meghalaya, dash organic products in 2016 and 17. अब यहाँ पे आप देखिए 2016-17 में क्या हुआ, क्या काम हुआ, ये है पास्ट एक्शन। यहाँ पे आप यूज़ करेंगे सेकेंड फॉर्म। 2016-17 में टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, राइट। तो ये क्या है, ये पास्ट एक्शन है, तो आएगा यहाँ पे एक्सपोर्टेड। आगे बढ़ते हैं। 2016-17 के बाद फुल स्टॉप लगा है, और फुल स्टॉप के बाद आपसे वर्ब की एक फॉर्म पूछी गई है। बिल्कुल वही केस है जो अभी पीछे मैंने आपको बताया था, सीइंग द प्रीशियस स्टोन, याद है आपको? वैसे यहाँ पर भी यही चीज़ है, डैश द पोटेंशियल ऑफ दिस रीजन एंड टू हेल्प इंक्रीज द फार्मर्स इनकम द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो क्या आएगा, रियलाइजिंग
यानी इस रीजन की पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए, जैसे वहाँ क्या था, देख कर या देखते हुए या रियलाइज करते हुए या रियलाइज करके, सेंस वही आ रहा है। क्या आएगा यहाँ पे, रियलाइजिंग। आप यहाँ पे सेकेंड फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म नहीं लगा सकते क्योंकि रियलाइज से पहले कोई सब्जेक्ट हमें दिया ही नहीं गया। हु रियलाइज, वी डोंट नो, आगे दिया गया है उसका सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आएगा, रियलाइजिंग। अब आगे देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट डैश वेरियस इनिशिएटिव्स टू डेवलप द नॉर्थ ईस्ट एज एन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हब। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। इनिशिएटिव्स लिए, ये क्या कोई पास्ट एक्शन है या इसका असर आज तक है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, कोई इनिशिएटिव्स लेती है, तो उसका असर अगर बाकी है टिल प्रेजेंट, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, हैज़ थर्ड फॉर्म या हैव थर्ड फॉर्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे आप, हैज़ टेकन। यहाँ पे आप टुक नहीं ले सकते हो। टुक का सेंस क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, ये कोई पास्ट एक्शन, पास्ट का एक्शन था और वो खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। एक्शन लेने का काम, जो इनिशिएटिव लेने का काम है, वो अभी तक बरकरार है। इस वजह से हम यहाँ पे हैज टेकन का यूज करेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डैश अप द मिशन ऑर्गेनिक फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर भी उन्होंने सेटअप किया है, तो सेटअप किया है, उसका असर अभी तक होगा, तो ऑब्वियसली हैज़ सेटअप लिखेंगे आप। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट है तो ये एक सिंगुलर है, हैज़ सेटअप आ जाएगा। तो सेटअप किया है, ये चीज़ क्या करने के लिए, ट्रेडिशनल वेज को डेवलप करने के लिए, जाने के लिए, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टू डेवलप। अगेन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डैश द स्कीम, तो क्या आएगा, हैज़ लॉन्च द स्कीम इन विच ₹115 करोड़ डैश टू लिंक फार्मर्स, यानी 115 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। 115 करोड़ खुद एलोकेट हुए हैं, नहीं, 115 करोड़ को एलोकेट किया गया है। क्या है ये, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है। क्या यूज करना है, पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब। इस वजह से आपका आंसर होगा 115 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड। हैज थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म का पैसिव वर्ब क्या होता है, हैज बीन थर्ड फॉर्म या हैव बीन थर्ड फॉर्म। 115 करोड़ ये एक प्लूरल है, इस वजह से हमने लिखा है हैव बीन एलोकेटेड। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है कि किस तरीके से कोई जब एक्शन ऐसा होता है जिसका असर टिल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आप हैज़ थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर उसी एक्शन को आपको पैसिव फॉर्म में लेना है तो उसका हो जाता है हैज़ बीन थर्ड फॉर्म या हैव बीन थर्ड फॉर्म। और जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे आता है वर्ब एसोरियस फॉर्म। Specimen paper 5, led by a group called Youth for Climate India, the students dashed the Valentine's Day in a unique way. Be my Valentine, they said to the plants and trees and bees and bugs. तो हालांकि ये कोई कहानी नहीं है, लेकिन हाँ एक इवेंट बताया जा रहा है जो सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। तो लेड बाय अ ग्रुप, यानी एक ग्रुप जिसको लीड करता है यूथ फॉर क्लाइमेट इंडिया। स्टूडेंट्स ने क्या किया, वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट किया एक अलग तरीके से। सेलिब्रेट किया, सेकेंड फॉर्म सेलिब्रेटेड। और उन्होंने प्लांट से बोला बी माई वैलेंटाइन, और ट्रीज, बीज एंड बग से बोला बी माई वैलेंटाइन। दे डैश अ बिग फ्लोरल हार्ट एंड वेंट अराउंड लोधी गार्डन। वेंट शोज की सेकेंड फॉर्म आ रहा है, तो जब वेंट है तो अब कैरी का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, कैरीड। दे कैरीड अ बिग फ्लोरल हार्ट एंड वेंट अराउंड लोधी गार्डन। तो वो लोग गार्डन में बिग फ्लोरल हार्ट ले गए, क्या करने के लिए, अपना लव प्रोफेस करने के लिए, नेचर के लिए, टू प्रोफेस देयर लव फॉर नेचर। द स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर। अब इन स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट्स फ्राइडेज फॉर फ्यूचर का एक पार्ट है, और ये फ्राइडेज फॉर फ्यूचर क्या है आगे डिस्क्राइब किया जा रहा है। अब मूवमेंट, ये एक मूवमेंट है जिसको किसने इनिशिएट किया था, स्वेदिश ग्रीन वॉरियर ने। तो यहाँ पे आएगा इनिशिएटेड, ध्यान रखिए यहाँ पे वॉज इनिशिएटेड नहीं आएगा, यहाँ पे मूवमेंट को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो मूवमेंट जो कि इनके द्वारा इनिशिएट किया गया था। अ मूवमेंट इनिशिएटेड बाय, ये बिल्कुल वही केस है जो हमने पीछे पढ़ा था, टीचर ने जो लाइन खींची थी, ड्रॉन बाय द टीचर, अ लाइन ड्रॉन बाय द टीचर। अब मूवमेंट इनिशिएटेड बाय स्वेदिश ग्रीन वॉरियर, और इसका एम क्या है, क्या करने के लिए ये मूवमेंट इनिशिएटिव लिया गया था, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड बिजनेस इन एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ईजी है, वी डैश इन अ टाइम व्हेन टेम्परेचर्स डैश सी लेवल्स आर राइजिंग एमिशन, सी लेवल्स आर राइजिंग, और आगे लिखा एंड वी आर मूविंग। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इज एम आर ING चल रहा है, तो आपको भी वही फॉलो करना है। वी आर लिविंग इन अ टाइम व्हेन टेम्परेचर्स आर सोरिंग,
Okay, we are living in a time when temperatures are soaring, sea levels are rising, emissions are escalating. तो यहाँ पे हमने आर राइजिंग को देखकर बाकी 3 फिलर्स भी फिल करे. As a climate action group, we believe that we must stop dash the natural world as a commodity and start seeing. You can see start seeing लिखा हुआ है, तो ing फॉर्म आप 9th वाले में भी लगाओगे. We must stop seeing and start seeing, right? 9th में क्या आएगा फिर? Seeing. तो आगे उसका रीजन बताया जा रहा है. वी मस्ट स्टार्ट सीइंग इट एज वी सी अ फैमिली मेम्बर समथिंग. क्या करने के लिए, क्या करने की वजह से ऐसा करना चाहिए? टू लव, प्रोटेक्ट, केयर फॉर एंड चेरिश. हाउ डिड यू फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज 11 एक्सरसाइजेज? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. और इन एक्सरसाइजेज के ज़रिए आपको FIB सॉल्व करने के लिए कॉन्फिडेंस कितना लेवल आपका बढ़ गया है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.